नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने नगर पालिकाओं के अंदर ईओ और आरओ की भर्ती निकाली है। ईओ और आरओ की जो भर्ती है उसका एग्जाम ऑप्शनल बेसिस पे होगा। 120 सवाल इस एग्जाम के अंदर आएंगे। उस एग्जाम के अंदर दो क्वेश्चन है जब हम लोग उसके सिलेबस की बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। आज से हम लोग इस वीडियो के द्वारा या यूट्यूब चैनल पे जो उस सिलेबस का भाग 2 है, पार्ट सेकंड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ये लीगल पोर्शन है और लीगल पोर्शन को मैं पढ़ाऊंगा। कारण यह है कि मैंने लॉ कर रखी है। मेरी लॉ जो मेरी विधि की पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से हुई है। वहां पे मैं कैंपस लॉ सेंटर से पढ़ा हूं। जब भी हम लॉ की पढ़ाई करते हैं तो लॉ को जैसे बेसिक और आसान तरीके से पढ़ा जाता है बैरेक्ट के द्वारा। तो आप लोग सभी बैरेक्ट लेके आ जाएं। जो नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसका म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, उसमें जो सेक्शन है सेक्शन वाइज हम लोग आगे पढ़ाई करते जाएंगे। साथ ही इस एक्ट के जो बैरेक्ट है वो तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा मैं भी उसको सिंपल फॉर्म के अंदर नोट्स भी बना रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोगों की पढ़ाई करते हैं तो वहां पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है बहुत ही ज्यादा हार्ड रहती है, थोड़ी कलिक्स लैंग्वेज उपयोग में ली जाती है, तो स्टूडेंट से समझ में नहीं आती। तो मैंने इसके नोट्स भी बनाए हैं जो कि आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जीतू सर टेलीग्राम चैनल, वहां पे ये अवेलेबल रहेंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो वक्त है उसे जाया नहीं करें और आज से ही पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। बेसिकली हम लोग जो भी पढ़ाई करेंगे वो सिलेबस अकॉर्डिंग करेंगे और जैसा जैसा सिलेबस में दे रखा है वैसे ही पढ़ाई की जाएगी। तो हमारा जो पार्ट बी का सिलेबस है नगर पालिका अधिनियम 2009, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009, 2009 में ये एक्ट आया था। इससे अलावा जितने भी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, वहां पे इनके बारे में जानकारियां रहेंगी। आज से हम लोग एक्ट ही पढ़ेंगे। हम लोग सिलेबस की बात करें तो म्युनिसिपैलिटी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम का जो सिलेबस है उसमें हमारा चैप्टर 1 नहीं है और डायरेक्ट हम लोग आते हैं चैप्टर 2 पे, अध्याय 2 पे। चैप्टर 2, चैप्टर 2, चैप्टर 2 बात करता है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कि किस प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा और नगर पालिकाओं के अंदर शासन किस प्रकार से किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी नगर पालिकाओं का गठन और उनका शासन। इस चैप्टर के अंदर जो पहला सेक्शन आता है वह है सेक्शन 3, सेक्शन 3 यानी कि धारा 3, सेक्शन 3, धारा 3। जो धारा 3 है अध्याय 2 की, वह कहती है डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं का परिसीमन। डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, लिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाओं का परिसीमन। परिसीमन बेसिकली ये चीज होती है कि नगर पालिका का एरिया कौन सा रहेगा, कौन से लोकल एरिया को हम लोगों ने नगर पालिका बनाया है, किसको हटाया है, ये बातें इसमें रहेगी। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर जो सेक्शन 3 है उसके अंदर कहा गया है कि जो राज्य सरकार है अपने ऑफिशियल गजट यानी आधिकारिक राजपत्र के अंदर अधिसूचना जारी करके, एक नोटिफिकेशन निकाल के किसी भी लोकल एरिया को यानी स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका डिक्लेयर कर सकती है, नगर पालिका घोषित कर सकती है, या उसे किसी भी बड़े म्युनिसिपल एरिया नगर पालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर सकती है, इंक्लूड कर सकती है, या उसे एक्सक्लूड कर सकती है, अपवर्जित अलग कर सकती है, या दो नगर पालिकाओं क्षेत्रों को मिला सकती है, या दो नगर पालिका क्षेत्रों को अलग कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है। इसके अलावा किसी नगर पालिका क्षेत्र को सीज कर सकती है। यानी सेक्शन 3 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, राज्य सरकार के पास में 6 पावर है।
नगर पालिकाओं से रिलेटेड। पहला पावर है डिक्लेयर करने का, यानी किसी भी लोकल एरिया को, स्थानीय क्षेत्र को, लोकल एरिया को राज्य सरकार नगर पालिका डिक्लेयर कर सकती है, घोषित कर सकती है, या राज्य सरकार उसे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर इंक्लूड कर सकती है, इंक्लूड सम्मिलित कर सकती है, या उसे नगर पालिका क्षेत्र से एक्सक्लूड, अपवर्जित, एक्सक्लूड, अपवर्जित यानी अलग कर सकती है, या उसके अंदर कुछ परिवर्तन कर सकती है, अल्टर, परिवर्तन कर सकती है। जब परिवर्तन किए जाएंगे तो उसे दो तरीके रहेंगे बेसिकली। एक तरीका रहेगा अमालगमेशन, अमालगमेशन यानी समामेलन का तरीका, समामेलन अर्थात दो नगर पालिकाओं को मिला के एक नगर पालिका बना दिया जाएगा। दूसरा तरीका रहेगा स्प्लिटिंग का, स्प्लिटिंग, विभाजित, स्प्लिटिंग का तरीका, यानी दो नगर पालिका क्षेत्रों को अलग कर दिया जाएगा। या फिर लास्ट के अंदर जो इसके पास और अधिकार हैं वो अधिकार होता है सीज करने का, यानी राज्य सरकार किसी भी नगर पालिका को सीज कर सकती है, यानी कि अब ऐसे क्षेत्र को नगर पालिका कहा ही नहीं जाएगा। जब हम इसको डिटेल में समझते हैं तो पहले मान लो किसी भी लोकल एरिया को डिक्लेयर करना है नगर पालिका, तो उसे नगर पालिका डिक्लेयर कर दिया। जैसे जयपुर के आसपास का इलाका है, जैसे कालवाड़ है, कालवाड़ एक जयपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ एक लोकल एरिया है, तो उसे राज्य सरकार नगर पालिका डिक्लेयर कर सकती है। नगर पालिकाओं को यहाँ पे समझा जाएगा नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, यानी म्युनिसिपल बोर्ड, म्युनिसिपल काउंसिल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये तीन भाग देखेंगे। उसके बाद में किसी भी आसपास के इलाके को किसी बड़े नगर पालिका क्षेत्र में मिला सकती है, इट कैन इंक्लूड, यानी जो जयपुर के आसपास वाला इलाका है उसे जयपुर नगर निगम में मिलाया जा सकता है। मिलाएगा कौन? राज्य सरकार। ऑफिशियल गैजेट के अंदर आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना जारी करके इसी प्रकार से मिलाया जाता है। उसे अलग कर सकती है कि मान लो कि झोटवाड़ा जो क्षेत्र है उसे अलग करना है नगर निगम से, तो यह अधिकार रहेगा राज्य सरकार के पास में। अल्टर कर सकती है, यानी इसमें परिवर्तन कर सकती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं राजस्थान के अंदर 10 नगर निगम है, 7 संभागों के अंदर 10 नगर निगम है, जयपुर में 2, जोधपुर में 2, कोटा में 2। जयपुर के अंदर क्या किया गया कि एक नगर निगम जयपुर था, जननी जयपुर, उसे 2 भागों में बांट दिया गया, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर। वैसे ही जो कोटा है उसे नॉर्थ एंड साउथ, एंड जो जोधपुर है उसे भी 2 भागों में बांटा गया था। यहां पे क्या होता है कि अब राज्य सरकार क्या कर सकती है, जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर को दोनों को मिला के अमालगमेशन करके एक नगर पालिका क्षेत्र, एक म्युनिसिपल एरिया बना सकती है। उसे समामेलन, अमालगमेशन कहेंगे, समामेलन कह दिया जाएगा। इसके अलावा क्या कर सकती है कि जो राज्य सरकार है, जैसा कि जननी को, जयपुर नगर निगम को इन्होंने जयपुर हेरिटेज और जयपुर ग्रेटर के अंदर बदल दिया, ये पावर रहे। इसके अलावा किसी भी नगर पालिका क्षेत्र को, म्युनिसिपल एरिया को या राज्य सरकार के द्वारा सीज किया जा सकता है, मतलब अब वो नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहेगा। यानी ये 6 पावर होते हैं राज्य सरकार के पास, डिक्लेयर घोषित करने का, इंक्लूड सम्मिलित करने का, एक्सक्लूड अपवर्जित अलग करने का, अल्टर परिवर्तन करने का, यानी परिवर्तन ये 2 तरीके हैं, अमालगमेशन समामेलन, स्प्लिटिंग यानी अलग करना, और सीज करना कि अब वो रहेगा ही नहीं। ये अधिकार होते हैं राज्य सरकार के पास में। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग अलग अलग बातें देखते हैं कि राज्य सरकार ने किसी भी लोकल एरिया को, स्थानीय क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया, यानी उसे म्युनिसिपल बोर्ड बनाया, म्युनिसिपल काउंसिल बनाया या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम बना दिया। उस कंडीशन में जिस क्षेत्र को डिक्लेयर किया गया है उस क्षेत्र के अंदर जो चुनाव होंगे सदस्यों को, क्योंकि नगर पालिका कोई ईंट भट्ठों या जो भी ईंटें हैं, पत्थर हैं, रोड़ी है, उनकी बिल्डिंग नहीं होती है, वहां पे उसे कुछ सदस्य भी होते हैं, सदस्यों से मिलकर ये बनती है नगर पालिका। तो यहां पे क्या किया जाएगा, डिक्लेयर करेंगे तो उसी दौरान डिक्लेयर प्लस इंक्लूड, यानी किसी लोकल एरिया को सम्मिलित किया जाता है दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में। तो किसी भी एरिया को हम लोगों ने नगर पालिका डिक्लेयर किया, या उस किसी भी लोकल एरिया को नगर पालिका यानी म्युनिसिपल एरिया के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड सम्मिलित किया, तो जिस एरिया को डिक्लेयर किया है वहां पे चुनाव करवाए जाएंगे विद इन 6 मंथ।
6 महीनों के अंदर अंदर वहां पे सदस्यों के चुनाव करवाए जाएंगे, ताकि वहां पे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जो पार्षद है उनको बनाया जा सके। इन दोनों कंडीशन में यहां पर तो पूरी जगह पे हो जाएंगे। जब इंक्लूड, सम्मिलित किया जाता है किसी भी एरिया को, मान लो कि ये नगर पालिका क्षेत्र था, इस एरिया को इसमें इंक्लूड, सम्मिलित किया गया है, तो इस पर्टिकुलर एरिया के जो सदस्य रहेंगे उनके चुनाव भी 6 महीने में करवा दिए जाएंगे, और फिर ये सदस्य इस पूरे म्युनिसिपल एरिया के भी सदस्य हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अगर किसी नगर पालिका क्षेत्र को किसी बड़े म्युनिसिपल एरिया से हटा दिया जाता है, कि मतलब ये म्युनिसिपल एरिया था, इस म्युनिसिपल एरिया से हम लोगों ने इस म्युनिसिपल एरिया को हटा दिया, तो इस पर्टिकुलर एरिया के जितने भी मेंबर रहेंगे उन्हें भी हटा हुआ मान लिया जाएगा। द मेंबर्स ऑफ दिस एरिया शैल बी कंसिडर्ड एज रिमूव्ड, यानी उन्हें हटा दिया, दे शैल बी रिमूव्ड, उन्हें हटा दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन होती है अल्टर वाली कंडीशन। जब हम लोग परिवर्तन वाली कंडीशन के अंदर आते हैं, तो परिवर्तन वाली कंडीशन या परिवर्तन कंडीशन में दो भाग रहे थे हम लोगों ने। अल्टर के दो भाग थे, एक था अमालगमेशन, दूसरा था स्प्लिटिंग। जब अमालगमेशन किया जाता है, तो मान लो कि किसी बड़े नगर पालिका क्षेत्र के अंदर एक छोटे नगर पालिका क्षेत्र को जोड़ दिया गया, बड़े म्युनिसिपल एरिया में छोटे म्युनिसिपल एरिया को जोड़ा गया है, तो वहां पे क्या होगा, जो छोटे म्युनिसिपल एरिया वाले जो मेंबर, पार्षद, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन रहेंगे, वो बड़े म्युनिसिपल एरिया के मेंबर, पार्षद बन जाएंगे। और जब किसी भी बड़े नगर पालिका क्षेत्र को एक या दो से ज्यादा भागों के अंदर बांट दिया जाता है, तो इस एरिया में जो मेंबर रहेंगे वो भी अलग म्युनिसिपल एरिया के मेंबर बन जाएंगे। जैसा कि हम लोग मान सकते हैं कि जयपुर जो नगर निगम है उसको हमने हेरिटेज और ग्रेटर में बदला, तो अब क्या रहेगा, जो हेरिटेज वाला इलाका रहेगा वहां के जो पार्षद थे वो अब हेरिटेज के पार्षद हो जाएंगे, और जो ग्रेटर वाले हैं वो ग्रेटर के पार्षद हो जाएंगे। यानी जब भी स्प्लिटिंग करके, यानी कि विभाजित करके नया क्षेत्र बनाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के जो पार्षद होते हैं वो नए म्युनिसिपल एरिया के मेंबर बन जाते हैं। ये इसमें भाग रहता है। इसमें कंडीशन ये रहती है कि ये तब तक मेंबर रहती है जब तक राज्य सरकार चुनाव ना करवा दे, या तब तक ये इसके मेंबर रहते हैं कि जब तक कि पहली जो नगर पालिका जिससे इनको अलग किया गया है वो अलग ना हो जाए। ये इसके कुछ प्रावधान रहते हैं। इसके बाद में रहता है सीज कर देना, यानी कोई अगर क्षेत्र नगर पालिका क्षेत्र रहे नहीं तो उस कंडीशन के अंदर रहेगा कि जहां पे वो जो म्युनिसिपैलिटी थी उसे विघटित मान लिया जाएगा। द म्युनिसिपैलिटी शैल बी डिजोल्ड, उसे विघटित मान लिया जाएगा। डिजोल्ड का मतलब अब वहां पे कोई पार्षद नहीं है, वहां पे कोई चेयरमैन नहीं है, वो म्युनिसिपैलिटी नहीं है, तो वहां पे पार्षद चेयरमैन तो होंगे भी कहां से। तो सीज वाली कंडीशन में ये भाव रहेंगे। इसके अलावा जो सीज वाली कंडीशन है उसके अंदर एक और भाव रहेगा, यानी कि किसी भी नगर पालिका क्षेत्र रहता है तो उस नगर पालिका के कुछ असेस्ट, परिसंपत्तियां होती है, संपत्ति होती है, म्युनिसिपल फंड होता है, इसके अलावा उसे कुछ राइट्स होते हैं, इसके अलावा उसकी कुछ लाइबिलिटीज, दायित्व भी होते हैं। तो जब किसी नगर पालिका क्षेत्र को सीज कर दिया जाता है तो उसके राइट्स, प्रॉपर्टीज, म्युनिसिपल फंड या उसकी जो लाइबिलिटीज होती है वो समाहित हो जाती है राज्य सरकार में। द म्युनिसिपल फंड, द लाइबिलिटीज, असेस्ट ऑफ द सीजेज म्युनिसिपैलिटीज शैल बी वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मान लो जो कुचामन नगर परिषद है उसे सीज कर दिया जाता है कि अब वो नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहा, तो कुचामन नगर पालिका या नगर परिषद की जितनी भी संपत्तियां हैं, उसकी जितने भी राइट्स हैं, उसकी जो भी लाइबिलिटीज हैं, अब वो राज्य सरकार की हो जाएगी। बाद के अंदर क्या होगा कि उसकी जो संपत्तियां हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए, यानी राज्य सरकार उनका पैसों का उपयोग कहां पे करेगी। यानी अब जो कुचामन नगर परिषद क्षेत्र है वो एक लोकल एरिया बन गया, तो उस लोकल एरिया के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार उन पैसों को खर्च कर देगी। इसके अलावा इसी सेक्शन के अंदर एक बात और कही गई है कि कोई भी नगर पालिका क्षेत्र, म्युनिसिपल एरिया होता है, उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जयपुर नगर निगम की सीमा शुरू, जयपुर ग्रेटर की सीमा शुरू या जयपुर हेरिटेज की सीमा शुरू। तो इस सीमांकन जो किया जाता है किसी भी नगर पालिका क्षेत्र का, जैसे कि यह नगर पालिका क्षेत्र कोई म्युनिसिपल एरिया है, उसका हम लोगों को सीमांकन करना है, यानी उसकी बाउंड्री लाइन उसको फिक्स करनी है। तो जो बाउंड्री लाइन फिक्स करने के लिए अलग अलग जगह बोर्ड लगाए जाते हैं, उन बोर्ड का खर्चा तो देगा ये पर्टिकुलर
नगर पालिका म्युनिसिपल जो म्युनिसिपैलिटी रहेगी वो खर्चा देगी, और इस सीमा को हमारे को अप्रूव करवाना पड़ेगा। इसको अप्रूव या अनुमोदित करता है जिला कलेक्टर। कलेक्टर के द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है। किसको? इस सीमा को अप्रूव किया जाता है कि ये पर्टिकुलर सीमा इस पर्टिकुलर म्युनिसिपल एरिया की है। जिला कलेक्टर कर सकता है, या जिला कलेक्टर के द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऑथोराइज किया जाता है तो वह व्यक्ति इसको अप्रूव कर देता है। तो ये बातें इसमें थी। इसके अलावा ये बात कही गई है कि किसी भी नगर पालिका क्षेत्र को अगर सीज कर दिया जाता है कि वह नगर पालिका नहीं रहे, तो उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो किसी लोकल अथॉरिटी में भी जा सकता है, यानी स्थानीय जो प्राधिकरण है उसमें भी जा सकता है। कि मान लो कि किसी म्युनिसिपैलिटी को सीज कर दिया गया, नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहा, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि उस पर्टिकुलर शहरी क्षेत्र के अंदर लोकल अथॉरिटी बनाई गई है, जैसे कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये लोकल अथॉरिटीज होती है जिनको राज्य सरकार बनाती है नगर निगम के कामों के अलावा। उनका काम भी होता है शहरी क्षेत्र का डेवलपमेंट करना। अब क्या होगा कि जितना भी इस लोकल एरिया का या जो म्युनिसिपैलिटीज का जुरिस्डिक्शन था, ये जुरिस्डिक्शन चला जाएगा इस लोकल अथॉरिटी के पास में। तो हमारे पास में जब एग्जाम में सवाल बनता है कि जब किसी भी म्युनिसिपैलिटी को सीज कर दिया जाता है, अर्थात म्युनिसिपैलिटी नहीं रहती, तब उसका जो जुरिस्डिक्शन होता है वो किसमें चला जाता है? अगर उस शहरी क्षेत्र के अंदर लोकल अथॉरिटी स्थानीय प्राधिकरण था तो जवाब रहेगा स्थानीय प्राधिकरण के अंदर वो चला जाता है। इसके अलावा जो म्युनिसिपैलिटीज, ये वापस देखो फंड है, उसके कुछ राइट अधिकार होते हैं, उसके पास में कुछ पैसा होता है, इसके अलावा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी कुछ लाइबिलिटीज दायित्व भी होते हैं, वो सारे के सारे उस लोकल अथॉरिटी में चले जाएंगे, यानी कि जो स्थानीय प्राधिकरण रहेगा उसमें चले जाएंगे। जैसे जयपुर नगर निगम को हम लोग सीज कर दे, हम लोग मतलब राज्य सरकार अगर उसे सीज कर दे या नगर पालिका क्षेत्र वो नहीं रहे, उस कंडीशन के अंदर इस क्षेत्र का पूरा जुरिस्डिक्शन रहेगा, न्याय क्षेत्र अधिकारिता रहेगी, वो जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाएगी। तो नगर निगम की जितनी भी संपत्तियां हैं, इसके जितने भी राइट्स हैं, इसके जितने भी दायित्व हैं, सभी के सभी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में चले जाएंगे। ये बात भी इसमें लिख रखी है। इसके अलावा क्या होता है कि जब किसी भी लोकल एरिया को किसी एक म्युनिसिपैलिटी से निकाला जाता है और दूसरी म्युनिसिपैलिटी के अंदर उसे जोड़ दिया जाता है, यानी ये काम कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। यानी किसी लोकल एरिया को किसी एक नगर पालिका क्षेत्र से अलग करना और उसे दूसरे नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर देना। जैसा हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण से देखें, जैसे जयपुर जो नगर निगम है, जयपुर ये दो भागों में बटा हुआ है, जयपुर ग्रेटर एंड जयपुर हेरिटेज। जयपुर हेरिटेज, तो मान लो कि ये पर्टिकुलर इलाका है चांदपोल का क्षेत्र, ये जयपुर हेरिटेज के अंदर आता है। अब राज्य सरकार उसे क्या कर सकती है? जयपुर हेरिटेज से इसे निकाल सकती है और जयपुर ग्रेटर के अंदर इसे मिला सकती है। दोनों अधिकार राज्य सरकार के पास में। और कैसे करती है? गजट, ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, यानी इनके आधिकारिक जो राजपत्र रहेगा उसके अंदर अधिसूचना निकाल के। अब क्या रहेगा? ये जो चांदपोल का लोकल एरिया है, इस लोकल एरिया को हम लोगों ने यहां से निकाला, तो इसका जो म्युनिसिपल फंड रहेगा इस लोकल एरिया का, इसकी जो प्रॉपर्टीज रहेगी इस लोकल एरिया की, अब क्या होगा? इन प्रॉपर्टीज को शामिल कर दिया जाता है जयपुर ग्रेटर के अंदर। अब ये इसके अंदर नहीं रहेगी, ये भाग इसके अंदर आ जाता है। और जब ऐसा शामिल किया जाता है तो वापस सरकार को ऑफिशियल गजट के अंदर एक नोटिफिकेशन यानी अधिसूचना निकालनी पड़ेगी। तो इसके अंदर ये प्रावधान रहता है कि आपको एक नगर पालिका क्षेत्र से दूसरे नगर पालिका क्षेत्र के अंदर किसी भी लोकल एरिया को निकाल के दूसरे में शामिल करना है, तो उससे जो म्युनिसिपल फंड रहेंगे, दायित्व रहेंगे, लाइबिलिटीज रहेगी, वो सभी के सभी नई वाली में चली जाएगी, पुरानी वाली में नहीं रहेगी। इसको नई वाली में भेजने के लिए राज्य सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। इसके अलावा इसमें और कंडीशन दे रखी है कि मान लो कि कोई भी एरिया है, ये एक म्युनिसिपैलिटी है, ये तीन म्युनिसिपैलिटियां, एक जयपुर हेरिटेज, एक जयपुर ग्रेटर, यानी कि दो म्युनिसिपैलिटियां, एक जयपुर हेरिटेज है, एक जयपुर ग्रेटर है, ये दो म्युनिसिपैलिटियां हैं। यहां पर मान लो किसी का मकान इन दोनों के अंदर आ रहा है, किसी का वेयर हाउस
यानी भंडारगृह इन दोनों के बीच में आ रहा है, किसी का बिजनेस इन दोनों के बीच में आ रहा है, किसी का इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल जो कोई भी इंडस्ट्री है उनकी भी इसमें आ रही है। अब क्या होगा कि क्या होता है जिसमें सवाल यह रहेगा कि कोई भी ऐसा ड्वेलिंग हाउस, कोई वेयर हाउस या इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र होता है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं आएगा, इंडस्ट्रियल एरिया इसमें शामिल ही नहीं होता। आगे के जो सेक्शन देखेंगे उसमें कोई भी औद्योगिक नगरी होती है वो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आती। लेकिन उद्योग का कोई भी स्थान है वो दो एडजेसेंट आपसी जुड़े हुए पार्षद नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर आ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये किसमें माने जाएंगे कि मेरा मकान है वो जयपुर हेरिटेज में भी आता है, ग्रेटर में भी आता है। बड़ा मकान था, 20 के अंदर इन्होंने वो निकाल दिया, वो दोनों के अंदर आ रहा है। कोई उद्योग धंधा था वो भी दोनों के अंदर आ रहा है। अब क्या किया जाएगा? अब क्या होता है कि हमारे को कई प्रकार के टैक्स भी देने पड़ते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाता है नगर निगम को, या और भी जैसे पट्टा बनवाना है तो मैं पट्टा किससे बनवाऊंगा, ये चीज आ जाती है। समस्या आ गई। उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि राज्य सरकार ये डिसाइड करती है कि मेरा मकान जयपुर हेरिटेज में रहेगा या जयपुर ग्रेटर में रहेगा, मेरा जो भंडार गृह है, वेयर हाउस है, वो जयपुर हेरिटेज में रहेगा या जयपुर ग्रेटर के अंदर रहेगा। इसका डिसीजन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, ताकि मैं अपना पट्टा बनवा सकूं, ताकि मैं अपना टैक्स चुका सकूं। यह भी इसी के अंदर रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब भी कोई नगर पालिका क्षेत्र बनता है या नगर पालिका क्षेत्र के अंदर घोषित कर दिया जाता है, डिक्लेयर, इंक्लूड कर दिया जाता है, अमालगमेट कर दिया जाता है, अल्टर कर दिया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है, लोकल एरिया को मिला दिया जाता है, तो उस लोकल एरिया के पास में वो पावर आ जाते हैं जो इस एक्ट के अंदर है। यानी वो इस एक्ट के सभी रूल्स रेगुलेशंस जो भी राइट्स होते हैं वो सारे के सारे उसको मानने पड़ते हैं, लॉज बाय लॉज। जब सेक्शन 4 देखेंगे उसमें रहेंगे कि जब नई नई कोई नगर पालिका बनती है तो उससे थोड़ा सा इन एग्जेम्पशन भी रहता है, इन यानी नहीं मानने से भी इनको छूट भी रहती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये तो थे लोकल एरिया, मतलब शहरी क्षेत्र हैं जो एडजेसेंट एरियाज हैं किसी भी म्युनिसिपल यानी कि म्युनिसिपल एरिया के। अब क्या होता है कि नया पॉइंट आया पंचायत राज से रिलेटेड, पंचायत से। अब यहां पे क्या रहता है कि अगर मान लो कोई भी ग्राम पंचायत थी, वो किसी भी लोकल एरिया यानी कि किसी म्युनिसिपैलिटी के पास में थी, जैसे कि कहीं भी, जैसे जयपुर को ही लेके देखें हम लोग, जयपुर के आसपास में खूब सारे गांव हैं, जैसे कि मान लिया जाए हम लोगों ने कालवाड़ गांव, कालवाड़ एक पंचायत है, वहां पे सरपंच होते हैं, तो ये जयपुर के टच हो रहा है। अब हमने क्या किया कि कालवाड़ पंचायत को जयपुर के अंदर मिला दिया। जब कालवाड़ पंचायत को हम लोगों ने जयपुर के अंदर मिलाया, जयपुर नगर निगम के अंदर मिला दिया, तो अब क्या रहेगा, जो कालवाड़ पंचायत के सरपंच रहेंगे, कालवाड़ पंचायत के उप सरपंच रहेंगे, और वहां के जो वार्ड पंच रहेंगे वो सभी के सभी मेंबर माने जाएंगे जयपुर नगर निगम के। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और उसके अलावा जितने भी इस कालवाड़ पंचायत की जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, फंड रहेंगे, राइट्स रहेंगे, लायबिलिटीज रहेगी, यानी दायित्व अधिकार सभी के सभी किसमें शामिल हो जाएंगे, जयपुर नगर निगम में। ये कॉमन बात हम लोग बार बार इतनी बार बोलेंगे कि हमें ये कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये बात इसके अंदर आ गई। अब क्या हुआ कि मान लो कि खाटू श्याम जी, हरे का सहारा बाबा श्याम हमारा, खाटू श्याम जी हैं, वो एक शहरी एरिया में तब्दील हो रहा है, तो राज्य सरकार ने उसे नगर पालिका म्युनिसिपल बोर्ड डिक्लेयर कर दिया। पहले खाटू श्याम जी एक ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत थी तो वहां पे सरपंच भी थे, उप सरपंच भी थे, और वहां पे वार्ड पंच भी थे। अब क्या हुआ, राज्य सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन निकाला और उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि खाटू श्याम जी को नगर पालिका बनाया जाता है, म्युनिसिपल बोर्ड बनाया जाता है। उस कंडीशन में वहां के जो सरपंच है, उप सरपंच है, जो वार्ड मेंबर्स हैं, उनका क्या होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, जो सरपंच है वो तो नगर पालिका के चेयरमैन बन जाएंगे, और जो उप सरपंच है वो वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, और जो यहाँ पर मेंबर वार्ड पंच थे वो इसके मेंबर बन जाएंगे, पार्षद बन जाएंगे। ऐसी बात यहाँ पे रहती है। इसके अलावा जो असेस लाइबिलिटीज हैं उनकी बातें हम लोगों ने करी ली। अब क्या होता है कि जो पंचायत रहेगी, पंचायत को इस नगर पालिका क्षेत्र के अंदर टैक्स लगाने का अधिकार मिल जाएगा, यानी पंचायत कैन लेवी द टैक्सेस, टैक्स लगाने का, जो नगर पालिका को टैक्स लगाने का अधिकार होता है। और जितने भी इस नगर पालिका अधिनियम म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 के प्रोविजंस है वो भी यहाँ पे लागू स्टार्ट हो जाएंगे। अब पुराने जमाने में तो ये पंचायत थी, नए जमाने में ये म्युनिसिपैलिटी बन गई। अब क्या होगा कि जो हमारा राजस्थान पंचायत राज अधिनियम है 1994 का,
वो ऑपरेट नहीं होगा, दैट सेल सीज टू ऑपरेट। यानी उस पंचायत पे अब राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 लागू नहीं होगा। तो ये था हमारा नगर पालिकाओं का परिसीमन, डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। बेसिक इसमें हम लोगों ने देखा कि राज्य सरकार के द्वारा किसी भी लोकल एरिया को म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर किया जा सकता है, घोषित किया जा सकता है, म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है, उसे अपवर्जित अलग किया जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी दो नगर पालिकाओं को मिला के, दो या दो से अधिक नगर पालिकाओं को मिला या म्युनिसिपैलिटीज को मिला के राज्य सरकार एक बड़ी नगर पालिका बना सकती है, यानी अमालगमेशन, समामेलन, ये अल्टरेशन होता है। इसके अलावा एक बड़े नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी एरिया को दो या दो से ज्यादा भागों के अंदर तोड़ सकती है, यानी स्प्लिटिंग कर सकती है। इसके अलावा सीज की जा सकती है कि कोई नगर पालिका क्षेत्र नहीं रहेगा, यह भी इनके पास में अधिकार रहते हैं। तो किसी भी नए एरिया को डिक्लेयर किया जाता है म्युनिसिपैलिटी या उसे इंक्लूड किया जाता है तो उनके सदस्यों के चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर, ये बात थी। इसके अलावा अमालगमेशन कर देते हैं तो जो नई नगर पालिका है, नई जो जिस नगर पालिका को किसी बड़ी नगर पालिका में जोड़ा गया है, तो उसके जो मेंबर रहेंगे छोटी वाली के, वो बड़ी वाली के मेंबर बन जाएंगे, उसे जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन किसी के मेंबर बन जाएंगे। अगर इसको स्प्लिट कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है, तो पुरानी वाली जो नई बनेगी और नए वाले एरिया के जो पार्षद थे वो नई वाले के पार्षद माने जाएंगे, ये भाग इसमें है। इसके अलावा सीज कर दिया जाता है तो उससे जो म्युनिसिपैलिटीज की लायबिलिटीज फंड वगैरह होते हैं वो राज्य सरकार में निहित हो जाते हैं। अगर मान लो कि उस पर्टिकुलर नगर जो म्युनिसिपैलिटी एरिया था वहां पे अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, स्थानीय प्राधिकरण है, तो वो जितने भी उस लोकल एरिया को हम लोगों ने नगर पालिका क्षेत्र से खत्म कर दिया, वो नहीं रही, तो उस लोकल अथॉरिटी के अंदर वो उनके जितने भी पावर, राइट्स, लाइबिलिटीज रहेंगे, म्युनिसिपल फंड रहेगा, उसमें चला जाएगा। इसके अलावा जो नगर पालिका क्षेत्र होता है, म्युनिसिपल एरिया होता है, उसकी बाउंड्री को अप्रूव करवाना पड़ता है, सीमांकन करवाना होता है। सीमांकन का पैसा देगा म्युनिसिपैलिटी, इसके अलावा उसको अप्रूव, अनुमोदित करेगा जिला कलेक्टर, या जिला कलेक्टर के अलावा जो भी उनके द्वारा ऑथोराइज्ड मेंबर है उनके द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि किसी भी एक म्युनिसिपैलिटी ने किसी लोकल एरिया को उठाया और उसे वहां से अलग कर दिया और नई म्युनिसिपैलिटी में जोड़ दिया, तो उसके जो भी फंड रहेंगे, प्रॉपर्टीज रहेगी, लाइबिलिटीज रहेगी, वो नए पुराने वाली में नहीं रहेगी, अब नई वाली में आ जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति का घर, कोई वेयर हाउस या उसका इंडस्ट्रियल जो भी पॉइंट है, वो कोई दो एडजेसेंट पार्षत्व यानी आपस में जुड़ी हुई नगर पालिका क्षेत्रों के अंदर आ जाता है, तो उसका डिक्लेरेशन वो कौन से नगर पालिका क्षेत्र में, कौन सी म्युनिसिपैलिटीज में माना जाए, उसका डिक्लेरेशन करती है राज्य सरकार, ताकि उस व्यक्ति के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स चुकाया जा सकते या उस व्यक्ति के द्वारा पट्टा लिया जा सके। और जितने भी इस एक्ट के रूल्स, रेगुलेशंस, बाइलॉज रहेंगे वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। जब किसी भी गांव वाले क्षेत्र को, पंचायत क्षेत्र को, विलेज एरिया को म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर करते हैं तो वो गांव का एरिया नहीं रहा, दैट सीजेस टू बी विलेज एरिया, वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं रहता, वो शहरी क्षेत्र हो जाता है। जब किसी भी हम ग्राम पंचायत के किसी क्षेत्र को, ग्राम पंचायत को किसी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज में जोड़ते हैं तो ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच रहेंगे वो यहाँ पे मेंबर बन जाएंगे म्युनिसिपैलिटी में। अगर हम लोग इसे तो सम्मिलित किया, इसके अलावा किसी ग्राम पंचायत को डिक्लेयर, घोषित कर दिया नगर पालिका, म्युनिसिपल बोर्ड घोषित कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, वहां के जो सरपंच हैं वो चेयरमैन बन जाएंगे, उप सरपंच है वाइस चेयरमैन बन जाएंगे, और वहां के जो वार्ड पंच हैं वो यहाँ पे पार्षद बन जाएंगे। इसके अलावा जो पंचायत राज अधिनियम 1914 है, जो पंचायत राज अधिनियम 1994 है वो यहाँ पे लागू नहीं रहेगा, और ये जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 है वो उन ग्राम पंचायतों पे अप्लाई हो जाए। वो ग्राम पंचायत अब ग्राम पंचायत नहीं रहेगी, वो बन जाएगा म्युनिसिपल एरिया। म्युनिसिपल एरिया बन जाएगा तो उनको टैक्स लगाने का अधिकार भी मिल जाएगा। ये था हमारा डिलिमिटेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम लोग देखेंगे सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, यानी 1 बाय 1 हम लोग क्या करेंगे, जितने भी सेक्शन है वो इसमें पढ़ लेंगे। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट के अंदर मैसेज कर सकते हैं, और किस प्रकार से आपको इस एक्ट को समझने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जैसे कि इसको सिंपल फॉर्म में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि जो एक्ट है, बेर एक्ट है, उसमें थोड़ी सी हार्ड भाषा उपयोग में ली गई है, कलिष्ठ लैंग्वेज है, तो समझने में थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए
ताकि एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज को हम लोग सफलता के अंदर कन्वर्ट कर सके। जो हमारी तारीख हमारे सामने है, हमारे पास में एक लंबा समय है, और भी सब्जेक्ट हैं, उनको भी आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जीतू सर यूट्यूब चैनल है, उस पर देख सकते हैं। राजस्थान के जितने भी वीडियोज हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के, वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान, उसके भी वीडियोज अवेलेबल हैं। गवर्नेंस है, उसके वीडियोज अवेलेबल रहेंगे। इसके अलावा जो हमारा करंट अफेयर्स है, उसके भी वीडियोज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह है कि हमारा जो ईओ आरओ का जितना भी सिलेबस है, 100% सिलेबस इस यूट्यूब चैनल पे कवर किया जाएगा। तो हमारे को इसको पूरा का पूरा ढंग से देखिए, और जितनी भी बातें अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो इसमें वो आपकी और मदद की जा सकती है कि हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है मंगलम मॉल जयपुर के अंदर, मंगलम मॉल रिद्धि सिद्धि जो एरिया है यहाँ पर, वहां पर एक मंगलम मॉल है जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, वहां पे ऑफलाइन सेंटर है। तो वहां पे आके कभी भी आप डिस्कशन क्लास के अंदर भी आके पूछ सकते हैं, ये भी सुविधा रहेगी। और भी कोई क्वेरी रहे तो आप बता दीजिए, सभी सॉल्व करने के प्रयास किए जाएंगे। बस एक ही इच्छा है कि आप लोग इस अपॉर्चुनिटीज को सफलता के अंदर कन्वर्ट कर दें। धन्यवाद, गुड लक।